हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे विशाल मैदान के बारे में। हम इससे पहले फर्स्ट वाला जो भौतिक भाग था हिमालय, उसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से उसको ज़रूर देखिएगा आप। और इस वाले में हम पढ़ेंगे अब विशाल मैदान के बारे में, और इसके नोट्स भी हम लिखाएंगे, तो आप साथ में लिख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा, जिससे आपको पूर्ण समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले जान लेते हैं विशाल मैदान के बारे में। देखिए, विशाल मैदान जो है वो भारत के उत्तर दिशा में है, इसीलिए इसे उत्तरी भारत का मैदान भी कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। अर्थात जो उत्तरी भारत का मैदान यानी कि विशाल मैदान जो है, वहाँ पर 3 मुख्य नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों द्वारा लाया गया जो जलोढ़ भाग होता है, उसके निक्षेपण से यह मैदान बना हुआ है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। यहाँ पर 250 से 300 लिखा हुआ है, ये दूसरी बुक में था, तो आप ये मत लिखिएगा, आप लिखिएगा 240 से 320 किलोमीटर। और इसकी भारत में लंबाई 2400 किलोमीटर है। जो 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, वो इस संपूर्ण विशाल मैदान की लंबाई है, लेकिन जो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये सिर्फ भारत में इसकी लंबाई है। यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम आप भी बना लीजिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाले में देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है भारत में ये विशाल मैदान फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। ठीक है, और इस जलोढ़ वाले मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है बाबर, ठीक है, उसके बाद आता है तराई क्षेत्र और थर्ड आता है जलोढ़ मैदान। इन तीनों भागों में बांटा गया है, बाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। अब देखिए, जो जलोढ़ मैदान है उसको 5 भागों में बांटा गया है, बांगर, खादर, बूढ़, रेह और डेल्टा। पहले हम समझ लेते हैं बाबर प्रदेश के बारे में, बाद में हम समझेंगे इस बांगर और खादर जलोढ़ भाग को। पहले देखिए, बाबर प्रदेश को समझ लेते हैं। हिमालय तथा गंगा के मैदानी क्षेत्र में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ छोटे बड़े कंकड़ पत्थरों का जमाव पाया जाता है। अर्थात ये जो है हिमालय तथा गंगा के जो मैदान है, उसके क्षेत्र के आसपास के एक दूसरे से मिलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो नदियाँ बह कर आती है उस पहाड़ियों से, तो क्या है, अपने साथ में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती है, जिससे वो कंकड़ पत्थर है इस बाबर वाले क्षेत्र में आकर जम जाते हैं। यानी कि वहीं पे ये अपने जो निक्षेपण, उन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का निक्षेपण बाबर क्षेत्र में ये नदियाँ कर देती है। और बड़े आकार के कंकड़ पत्थर अपेक्षाकृत ऊपरी क्षेत्र में और छोटे आकार के नीचे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जो बड़े पत्थर होंगे वो ऊपर ही होंगे, और जो छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो उनको ये नीचे वाले भाग में जमा देती है। और यहाँ की नदियाँ प्राय विलुप्त हो जाती है। अर्थात देखिए, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो नदियाँ यहाँ पर जो पानी आएगा वो इन पत्थरों के नीचे चला जाएगा, इसलिए नदियाँ ऊपर नहीं दिखाई देगी, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाएगी। और बाबर प्रदेश की औसत जो चौड़ाई है 8 से 10 किलोमीटर है, जो शिवालिक के समांतर फैली हुई है। इस बाबर प्रदेश की जो चौड़ाई है 8 से 10 किलोमीटर है, जो कि बाबर प्रदेश जो बाबर प्रदेश है वो शिवालिक पहाड़ी है, जो हिमालय का भाग है शिवालिक पहाड़ी, उसके समानांतर फैला हुआ है। अब देख लीजिए तराई प्रदेश के बारे में। तराई प्रदेश जो है बाबर के दक्षिण में तराई, जिसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। बाबर का दक्षिणी भाग है तराई प्रदेश, और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर है, जो नदियों के जल व महीन मिट्टी से निर्मित एक दलदल नुमा क्षेत्र है। देखिए, जो नदियाँ यहाँ पर अब क्या होता है, तराई क्षेत्र में नदियाँ वापस आ जाती है, यानी प्रकट हो जाती है। जो बाबर क्षेत्र था वहाँ पर कंकड़ पत्थर थे, जिससे क्या हुआ, नदियाँ विलुप्त हो गई थी। लेकिन तराई क्षेत्र में कंकड़ पत्थर का जमाव नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पर नदियाँ होती है वापस प्रकट हो जाती है। और यहाँ पर क्या है, नदियों द्वारा जो महीन मिट्टी यानी कि जो बारीक मिट्टी होती है उसका जमा होता है, जिसके कारण दलदल यहाँ पर रहती है, और ये क्षेत्र जो होता है वो दलदल नुमा क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्यजीव यहाँ घर है। अर्थात जो है यह क्षेत्र है, यहाँ पर क्या दलदलनुमा क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे या वनस्पति क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या है, विभिन्न प्राणियों का घर भी है। अगला आता है हमारा खादर प्रदेश। खादर प्रदेश जान लीजिए, नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में नदी की लहरों के
प्रभाव के कारण जिस नवीन मिट्टी का जमाव होता है उसे खादर कहते हैं। अर्थात जो नदी द्वारा जो जलोढ़ भाग लाया जा रहा है या जलोढ़ मिट्टी जो लाई जा रही है उसका जमाव होता है, यानी कि बार बार उसका जमाव जब नई नदी आएगी यानी कि नदी वापस आएगी तो अपने साथ नया जलोढ़ भाग लेकर आएगी, उसका निरीक्षण होगा, वापस दूसरी बार आएगी तो भी नया लेकर आएगी। तो बार बार इस जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, एक खादर बन जाता है, यानी कि उसे खादर ही कहते हैं। जो भी जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता है उसे खादर कहते हैं। यह मिट्टी कृषि कार्य हेतु उपजाऊ होती है, क्योंकि बार बार जो जलोढ़ भाग लाया जाएगा तो हर बार क्या होगी, जो मिट्टी होगी वो चेंज होती जाएगी, क्योंकि नदी आएगी तो नया जलोढ़ भाग लेकर आएगी, तो बार बार मिट्टी चेंज होगी, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाएगा। इसी कारण क्या है, यह कृषि के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र होता है। अगला आता है बांगर क्षेत्र। सामान्य अववाद क्षेत्र से ऊंचे क्षेत्र जहाँ बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुँचता है, अर्थात जो खादर क्षेत्र है वहाँ पर हर साल पानी पहुँच जाता है, लेकिन बांगर क्षेत्र जो होता है वहाँ पर हर बार पानी नहीं पहुँच पाता, यानी कि ये नदी के जो है थोड़े ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। यहाँ पर पानी बार बार नहीं पहुँचता है, वर्ष में कभी एक बार पहुँच जाता है या 2 बार पहुँच जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसका जमाव नया नहीं होता है, अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव भी रहता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पुरानी मिट्टी यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है, उसे बांगर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बार बार नदियाँ नहीं जाएगी तो जलोढ़ भाग नहीं जाएगा, नया जलोढ़ भाग, जिससे क्या होगा, यहाँ पर पुराना जो जलोढ़ मिट्टी होगी वो रहेगी, जिसके कारण इसे बांगर कहते हैं। अगले देखिए दोआब। दोआब किसे कहते हैं कि दो नदियों के मध्य उपजाऊ क्षेत्र को दोआब कहते हैं, यानी कि 2 नदियां हैं उसके मध्य में जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। जैसे कि आप जो मेसोपोटामिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, मेसोपोटामिया जो है वो दर्जला तथा फरात नदी के मध्य में है, यानी कि ये भी एक दोआब क्षेत्र ही है। कुछ मुख्य दोआब के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ मुख्य दोआब जैसे जो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां हैं मुख्य दोआब बनाती है। जैसे कि पहला देखिए, इसके बारे में इसे विश्व दोआब कहते हैं, ठीक है। जो सिंधु नदी है और जो झेलम नदी है, ये इन दोनों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होगा, जो दोआब होगा, उसे सिंधु सागर कहते हैं। अब झेलम और चिनाब नदी है, इन दोनों के मध्य का जो उपजाऊ भाग होता है या इनका जो दोआब होता है उसे चांज कहते हैं। अब चिनाब और रावी नदी है, इसके बीच का दोआब रीचना कहलाता है। रावी और व्यास नदी के बीच का दोआब बारी कहलाता है। और जो सतलज और व्यास नदी है, इन दोनों नदियों के बीच का जो दोआब होता है वो विश्व दोआब कहलाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए भौतिक प्रदेश के साथ। ये हमारा भौतिक प्रदेश यहीं पे खत्म होता है। अगला भौतिक प्रदेश हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।